Hello guys, good afternoon and welcome back to my channel Atul Code Space. Guys, I have started the complete video tutorial series about Java, and in this video tutorial series we are discussing about the constructor topic right now. And today this video will be the second part of the constructor topic. And guys, if you want to know about the constructor or if you have any doubt about the constructor, then you can follow this video series. And this video series is very helpful for that person that have no any idea about the programming language or the constructor, and those person that have some idea of the constructor or the programming language. So you can learn complete Java by following this video tutorial series. हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल अतुल कोड स्पेस में स्वागत है। गाइस, हमने जावा के बारे में कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें अभी हम कंस्ट्रक्टर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये आज की जो वीडियो है ये कंस्ट्रक्टर के बारे में सेकंड पार्ट वीडियो होगी। फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा है, यानी कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर से जुड़ी बेसिक बातों के बारे में समझे, जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो आज हमने कंस्ट्रक्टर के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये गाइस, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में या कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज है, या थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो ऐसे पर्सन्स इस वीडियो सीरीज को फॉलो करके कंस्ट्रक्टर या कंप्लीट जावा के बारे में सीख सकते हैं। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर का सेकंड पार्ट होगा यह, और इसमें हम यह डिस्कस करेंगे क्या कि नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर। आज के टॉपिक में हम जो ये पहले फर्स्ट वीडियो में यह टॉपिक कवर किया जाना था जो कि नहीं हो पाया था, तो आज के इस वीडियो सीरीज में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। पहला तो नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है। उसके बाद व्हेन जावा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जावा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कब होता है। उसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले टॉपिक पे आते हैं हम नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो गाइस, देखते हैं हम नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, यानी जावा में कंस्ट्रक्टर की आवश्यकता कहाँ क्या है, क्या नीड है उसकी। अगर हम इसके बारे में कुछ देखें बेसिक्स नीड्स, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि द कंस्ट्रक्टर जो होते हैं आर यूज टू असाइन वैल्यू टू द क्लास वेरिएबल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं उनका यूज किया जाता है वैल्यू असाइन करने के लिए, यानी उनको वैल्यू देने के लिए। किसको? क्लास वेरिएबल्स को, ऐसे वेरिएबल्स को जो क्लास लेवल पर बने हैं और जिनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दौरान उनमें वैल्यू दी जाती है, जिनको हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट के बनने के बाद जिनको इनिशियलाइज किया जाता है, आइदर एक्सप्लिसिटली डन बाय द प्रोग्रामर और बाय जावा इटसेल्फ, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यानी कि या तो हम एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है खुलकर, यानी उसको प्रोग्राम में लिख करके, राइटिंग में, बाय कोड द्वारा। चाहे तो हम किसी वेरिएबल्स को वैल्यू बाय कोड द्वारा लिख करके हम एक्सप्लिसिटली तरीके से उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या बाय जावा द्वारा, यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके खुद वो अपने आप से वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता है। अब ये डिफ़ॉल्ट क्या है, आगे हम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में देखेंगे। यानी पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्टर का यूज एक क्लास लेवल के जो वेरिएबल, यानी जो हमारी क्लास में क्लास लेवल के जो वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज किया जा सकता है। चाहे तो एक्सप्लिसिटली, यानी बाय कोड द्वारा लिख करके, चाहे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इफ़ यू नीड टू एग्जीक्यूट सम कोड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अगर आप कुछ ऐसा कोड जिसको हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करें तभी वो कोड हमारा, सबसे पहले वो कोड ही हमारा एग्जीक्यूट हो, तो ऐसा काम कर सकते हैं। तो यू कैन राइट देम इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, तो ऐसे कोड को आप अपने कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में उस कोड को लिख सकते हैं। यानी दूसरा क्या कहता है कि अगर आप कोई ऐसा कोड, जिस कोड को आप चाहते हैं
कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, हम अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो सबसे पहले वही कोड हमारा एग्जीक्यूट हो। तो आप ऐसे कोड को कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है, किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिक नीड है, बाकी हम इस्तेमाल करने के तो और भी पर्पज हो सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक नीड्स होती है जिनके लिए स्पेशली कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो यही दोनों हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक पर, जो कि क्या है, व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कब होता है? व्हेन जावा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ईच टाइम, हर बार, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। अ न्यू कीवर्ड की सहायता से जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ईच टाइम, हर बार, जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एट लीस्ट, कम से कम, वन कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर, इट कुड बी द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, इज इन्वोक्ड टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू द डेटा मेंबर ऑफ द सेम क्लास। यानी अगर हमने कोई क्लास बनाई है और उस क्लास का आउटसाइड से, बाहर से हम कितनी बार भी अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो हर बार वो कंस्ट्रक्टर चलता है। कम से कम एक बार तो एक कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही चलेगा। अगर हमारी क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है तो एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही चलेगा, और वह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है ये हम आगे टाइप में समझेंगे। और क्यों चलता है? इज़ इन्वोक टू असाइन इनिशियल वैल्यू। अब उस कंस्ट्रक्टर को चला करके चाहे तो हम डेटा मेंबर्स यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे उस कंस्ट्रक्टर में जो भी हम कोड लिखे हों वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो हम उसका जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम काम कर सकते हैं। कब? हर बार जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड करके का इस्तेमाल करके जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इट इज ऑलवेज कॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड ओनली वंस पर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर एक बार और एक ही कंस्ट्रक्टर चल सकता है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, इट इज ऑलवेज कॉल्ड, हम हर समय कॉल होता है, एग्जीक्यूट हर समय एग्जीक्यूट होता है ओनली वंस पर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर एक बार कंस्ट्रक्टर चलता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, जब भी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। व्हेन वी क्रिएट सेकंड ऑब्जेक्ट, अब जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, द कंस्ट्रक्टर इज अगेन कॉल्ड ड्यूरिंग द सेकंड टाइम। तो दूसरी बार ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने पर भी कंस्ट्रक्टर चलता है। अगर हम ऐसे ही तीसरी बार भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो तीसरी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर भी कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो कम से कम हर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर एक कंस्ट्रक्टर तो चलता ही चलता है। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि वी कैन डू एनीथिंग इन द कंस्ट्रक्टर सिमिलर टू अ मेथड। जिस तरह से हम एक मेथड में कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, किसी भी काम करने का कोड लिख सकते हैं, उसी तरह कंस्ट्रक्टर में भी हम उसकी ब्लॉक में किसी भी काम को करने का कोड लिख सकते हैं। यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर को यूज करके वी कैन परफॉर्म ऑल इनिशियलाइजेशन एक्टिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी वेरिएबल को या कोई भी इनिशियलाइजेशन करने वाली जो भी एक्टिविटी होती है वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को, मुझे लगता है कि जावा का जो कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल्ड होता है तो क्या क्या होता है और कब कॉल्ड होता है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस 3 पॉइंट के जरिए। आगे अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका है जो जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्या, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब हम आते हैं अपने टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टर को कहीं कहीं पर 2 टाइप का दिखाया जाता है, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज, और कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे उसे 3 टाइप का दिखाया जाता है, यानी 3 टाइप्स के दिखाए जाते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, नो पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। तो आज हम
इसमें आपको कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या है। मतलब कहीं कहीं आपको नेट पर या कहीं की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपको किसी और की वीडियो भी यूट्यूब पर मिल सकता है आपको क्या, कि कंस्ट्रक्टर दो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज। और कहीं कहीं आपको वही कंस्ट्रक्टर तीन टाइप में कैटेगराइज करके मिल सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट, नॉन पैरामीटर। अब तीनों है क्या, हम इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नो पैरामीटर असाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता। पिछली वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना सीखा था कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे होता है। मैं आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया कैसे जाता है। पहले क्या होता है, सिंटेक्स आपने देखा ही था कि सबसे पहले क्या, एक्सेस मॉडिफायर होता है, उसके बाद क्लास का नाम होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस होता है, और पैरेंथेसिस के बाद ब्लॉक होते हैं। और जो ये पैरामीटर होता है, ये पैरामीटर पैरेंथेसिस में ही पास किया जाता है। तो जब हम उस पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर नहीं देते हैं तो उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट क्या है, नॉन पैरामीटराइज क्या है, और पैरामीटर, तीनों में डिफरेंस समझेंगे आगे। अभी आप समझिए कि जिस अगर हम कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर ना दे तो उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब वही बात आ गई कि अगर उस अगर उस कंस्ट्रक्टर में हम फिर भी वही बात आएगी, इसमें भी वही डेफिनेशन, वही बात हम इसमें भी कहेंगे कि अगर पैरेंथेसिस में हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो उसको नॉन पैरामीटराइज भी कहते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बातें सेम कही है। दोनों में जो डिफरेंस है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर पास नहीं होता, फिर भी दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। वो क्या है आगे इस वीडियो में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तीसरा होता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑल अलाउज पासिंग वैल्यूज। जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, इसमें हम बाहर से कोई वैल्यू पास कर सकते हैं पैरामीटर के थ्रू। अब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट वाला अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, और इसके बारे में पूरी एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए एक एक पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए। तो आते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर। हमारा पहला जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा, ये होता क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कंप्लीटली। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ए कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ नो पैरामीटर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई पैरामीटर ना हो, इज नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा, उसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अभी इसको प्रोग्राम बना के भी देखेंगे कि प्रोग्राम के तौर पर ये कोड के फॉर्म में कैसे होता है। व्हेन अ क्लास डज नॉट डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर, अगर किसी क्लास में हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं, जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एड्स अ कंस्ट्रक्टर फॉर दैट क्लास। तो जावा ऑटोमेटिक उस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देता है। अब आप ये कहेंगे कि क्यों, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कभी कभी हम क्लास में प्रोग्राम लिखते हैं और उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, फिर भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर से कहीं क्रिएट कर सकते हैं, यानी उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर चलता है, तो कंस्ट्रक्टर था ही नहीं तो कंस्ट्रक्टर चलेगा कहाँ से। यहाँ पे यही बात कही गई है कि जब हम किसी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं, बस केवल अपना प्रोग्राम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट बना के उसे यूज करते हैं, यानी उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तब वो कंस्ट्रक्टर कहाँ रहता है। तो ऐसे केस में जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो जो जावा कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देता है। कौन से कंस्ट्रक्टर को, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। फिर वो ऑब्जेक्ट बनता है तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद सारे कोड एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरे वर्ड में क्या कहा गया, दूसरे लाइन में क्या कहा गया कि इन अदर वर्ड्स द कंपाइलर एड्स ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओनली व्हेन वी डू नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर, यानी दूसरे शब्दों में भी वही बात कही, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं एक्सप्लिसिटली, खुल करके, बाय रिटन, कोड द्वारा लिख करके, कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो जावा कंपाइलर एक ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है। तो द कंस्ट्रक्टर एडेड बाय कंपाइलर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। द तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द थर्ड पॉइंट, द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ओनली क्रिएटेड बाय कंपाइलर when no constructor is present, this is the difference। यही पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा
कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इज ओनली क्रिएटेड बाय कंपाइलर, इसको हम केवल कंपाइलर द्वारा ही क्रिएट किया जा सकता है। और तभी जब कोई कंस्ट्रक्टर ना हो, यानी जब कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना हो, तब जो कंपाइलर द्वारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है उसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ यू राइट अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अगर आप कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं तो जावा डज नॉट क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसे केस में जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं करता है। इफ़ यू वांट बोथ, अगर आप चाहते हैं दोनों, तो यू मस्ट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तब आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी क्रिएट होता है जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं, तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। लेकिन जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं या आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो जावा ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्लास में यानी कोड में, प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों हो, तब आपको एक्सप्लिसिटली, ये वर्ड एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है खुलकर, यानी बाय कोड रिटन में, तब आपको खुद से ही कोड को लिख करके दोनों कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट को भी और पैरामीटराइज को भी। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ऑलवेज अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, यानी इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया जाता। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इनविजिबल, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वह इनविजिबल होता है, वह हमें कभी क्लास में दिखता नहीं है, बस जावा कंपाइलर उसे ऑटोमेटिक अपने पर्पज़ के लिए क्रिएट करके उसका यूज कर लेता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन जावा कंपाइलर एड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब जावा कंपाइलर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता है, इट ऑल्सो ऐड ए स्टेटमेंट, तो वह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी अपने ब्लॉक में ऐड कर लेता है, कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं क्या, सुपर और पैरेंथेसिस, टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। किसके लिए, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। यानी ये हम आगे प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, तब जाके आपका डाउट क्लियर होगा कि एक्चुअल में है क्या। ये एक्चुअल में कह रहा है, ये बात ये कह रहा है कि अगर जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जब भी क्रिएट करता है तो अपने ब्लॉक में एक ऑटोमेटिक एक और वर्ड ऐड कर लेता है, सुपर और पैरेंथेसिस। ऐसा इसलिए करता है जब कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है, यानी जब एक चाइल्ड क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास होती है, और जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट क्लास, क्योंकि हर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होगा, तो अगर पेरेंट क्लास में भी कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कोई कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में क्रिएट नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होंगे। और जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाता है। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, अगर ये तभी होता है जब क्लास एक्सटेंडेड हो, अगर कोई क्लास एक्सटेंडेड नहीं है तो ये सुपर को ऐड नहीं करता है। ठीक है, टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। अब हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है कि द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट वैल्यू एंड हैज़ नो स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी एक्सेप्ट सुपर स्टेटमेंट। यहाँ यही बात आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि जो भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी कोई पैरामीटर नहीं होता और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी कोई पैरामीटर नहीं होता, फिर दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। यहाँ पे यही डिफरेंस है। एक तो ये डिफरेंस है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वह इनविजिबल होता है, जो ये लाइन लिखता है वो दिखता नहीं हमें, क्योंकि तभी क्रिएट होता है जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना किया गया हो। तो वो पहली बात कि वो इनविजिबल होता है। दूसरी बात, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है कि डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, उसमें कोई पैरामीटर पास होता नहीं, एंड हैज नो स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी, उसकी जो बॉडी होती है, यानी जो ब्लॉक होता है, उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होता है।
सिवाय सुपर पैरेंथेसिस की। यानी ऑटोमेटिक जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है तो उसमें उसके बॉडी में भी कुछ नहीं होता, केवल एक ही चीज़ आ सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो भी सुपर। वो भी तब आता है जब कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड कर रही हो। अब आगे क्या कहता है कि समटाइम्स द कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर विद इन द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मे कॉज अ कंपाइल टाइम एरर। कभी कभी सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा कॉल करने में कंपाइल टाइम एरर आ सकती है। इसका मतलब यह मीन्स इफ़ पेरेंट क्लास हैव पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये तभी होता है, तभी आपको ऐसी दिक्कत आएगी कि जैसे कि आपने चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, लेकिन जो उसका पेरेंट क्लास है उसमें आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, तब आपको ज़रूरी हो जाएगा कि आप उसके लिए आपको कैसे मतलब कॉल करना होगा, वो अभी आगे प्रोग्राम में देखेंगे। तब उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना ही पड़ता है, तब वहाँ पे एक कंपाइल टाइम एरर आता है, क्योंकि फिर जब पैरामीटराइज है तो आपको पैरामीटर पास करना होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बिसाइड्स ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इन सभी बातों में जो भी कुछ डाउट है वो हम आगे प्रोग्राम जब भी प्रोग्राम करेंगे इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बेस्ड पर जब सारे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ लेंगे तो उस पर बेस्ड जितने भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यानी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर की यूज क्या है, तो कंस्ट्रक्टर का यूज हम जो हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यानी कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमने उसे कोई वैल्यू नहीं दिया और हमने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के द्वारा। यानी जो भी वेरिएबल की जो भी डेटा टाइप होंगे, जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल होगा उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर द्वारा इनिशियलाइज कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग इज इनिशियलाइज्ड बाय नल वैल्यू। यानी अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो उसमें डिफ़ॉल्ट में नल जाती है। अगला पॉइंट क्या कहता है, द एक्सेस मॉडिफायर्स ऑफ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर शुड बी द सेम एज द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द क्लास। यहाँ पे आपको भी ध्यान देने वाली बात है क्या कि द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, उसका एक्सेस मॉडिफायर वही होता है जो उस क्लास का मॉडिफायर होता है। यानी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास का आपने एक्सेस मॉडिफायर क्या दिया है, वही एक्सेस मॉडिफायर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है किसके लिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। बाकी जो भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज क्रिएट कर रहे हैं, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप फ्री होते हैं कि आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जब बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है जावा कंपाइलर द्वारा तो वो उसका एक्सेस मॉडिफायर क्लास के एक्सेस मॉडिफायर से ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द टॉप लेवल क्लास इज डिक्लेयर्ड पब्लिक, अगर टॉप लेवल की जो क्लास है यानी जो क्लास है उसको पब्लिक डिक्लेयर किया गया है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर शुड इम्प्लीसिटली बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था, जैसे पीछे भी वर्ड आ रहा था एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि बाय राइटिंग, रिटन में कोड लिख करके, और इम्प्लिसिटली का मतलब होता है गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से, बिना कोड लिखे हुए। तो द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर शुड इम्प्लिसिटली बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसका एक्सेस मॉडिफायर चुपचाप वही हो जाता है जो आपके क्लास का एक्सेस मॉडिफायर होता है। अगर क्लास का पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक हो जाता है। नोट नोट में क्या लिखा है कि द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट।
यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स क्या 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 प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालता है, जैसे कि जीरो, नल, एटसेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। ये वेरिएबल्स के या किसी भी डेटा मेंबर्स के डेटा टाइप पर डिपेंड करता है, यानी किसी भी क्लास मेंबर के डेटा टाइप पर डिपेंड करता है कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ये आप डेटा टाइप में पढ़े ही होंगे कि जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे अब हम इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, या एक ही एग्जाम्पल जो भी है एक एग्जाम्पल देख के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लियर करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है। आप कोई भी प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास हमने एक प्रोग्राम को क्रिएट किया है। पहले हम शो कर रहे हैं आपको पैकेज कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के नाम से। अब इस पैकेज को, या पैकेज का मतलब ये है कि जब भी हम अभी कंस्ट्रक्टर के एक्सेस मॉडिफायर पर चलेंगे तब वहाँ पर पैकेज का थोड़ा सा जिक्र होगा, इसलिए पैकेज अभी शो करना जरूरी है कि एक पैकेज है, पैकेज का नाम है कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम, और उस पैकेज के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट की है, पब्लिक क्लास है। देखिए जिसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है, क्लास है, और क्लास का नाम क्या है, पर्सन। उसके नीचे क्लास की बॉडी स्टार्ट होती है। अब हम क्लास में क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल यानी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। एक है स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम है, उसके बाद इंट टाइप का एज है, उसके बाद फिर से स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस है। यानी क्लास क्रिएट हुआ, क्लास के बाद नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हुए, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर किए गए। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो होगा क्या, सो जावा कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जावा जो कंपाइलर है ऑटोमेटिक किसको इंसर्ट कर लेगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। उसके बाद क्या होगा, क्रिएट अ यूजर डिफाइंड मेथड टू प्रिंट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसमें हम कुछ प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट करके इन्हीं की वैल्यू को देखेंगे कि मतलब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो प्रिंट होने के बाद इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है। क्योंकि अभी हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये पढ़ा है कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें ऑटोमेटिक कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नॉन स्टैटिक वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इनिशलाइज करता है। तो ये इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या एक्चुअल में आ जाते हैं, वही हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक मेथड क्रिएट किया। मेथड क्या है, वॉइड और डिस्प्ले नाम है। यानी मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड, और मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले। यहाँ पे हमने एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज किया है, ना ही पब्लिक है और ना ही कोई स्टैटिक है। यानी एक प्रकार से क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है, वॉइड डिस्प्ले नाम से, पैरेंथेसिस है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं जा रहा है, हमने ब्लॉक लगाया। उसके बाद इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम केवल प्रिंटिंग, एक प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पैरेंथेसिस में हम क्या कर लिख रहे हैं, नेम प्लस एक इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे रहे हैं, उसके बाद प्लस एज, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस प्लस एड्रेस। ये यही वेरिएबल के नाम है, इन्हीं को हमें प्रिंट कराना है। तो हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। अब स्टैटिक मेथड यानी एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं, चाहे तो मेन मेथड को कहीं भी क्रिएट कर ले, ऐसा आप जानती हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरिया ऑफ आर्गुमेंट्स, उसके बाद ब्लॉक लगाते हैं। अब क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड की सहायता से, न्यू पर्सन, उसके बाद क्या, पर्सन टाइप में हमने स्टोर किया पी नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। इसके थ्रू ये ऑटोमेटिक किसको कॉल करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। और कॉल डिस्प्ले मेथड, अब हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल जो भी है हमारा पी डॉट करेंगे तो हमारा जो मेथड, जो भी इस क्लास में मेथड है वो शो करेगा, उसको हमने कॉल किया और ब्लॉक को क्लोज किया। तो आउटपुट हमारा आएगा नल। क्यों, क्योंकि नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रिंग में नेम में क्या वैल्यू जाएगी, नल। और दूसरा एज क्या है, इंट टाइप का, तो इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो उसमें जीरो जाएगी।
एक स्पेस आ रहा है क्योंकि जो हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्पेस दिया है। उसके बाद तीसरा है एड्रेस, एड्रेस में भी क्या जाएगा हमारा नल। अब इसी प्रोग्राम को हम अपने इक्लिप्स पर रन करके एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने इक्लिप्स पर। यहाँ पर अपने इस कोड को हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने जो पैकेज बनाई है अतुल कोड स्पेस, और उसमें हमने कंस्ट्रक्टर नाम का सॉरी एक पैकेज प्रोजेक्ट है हमारा अतुल कोड स्पेस, उसमें एक पैकेज है हमारा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर एक क्लास है हमारा पर्सन। तो पैकेज हमारा कंस्ट्रक्टर और क्लास है हमारा पर्सन। और क्लास के अंदर हमने क्या किया, पहले एक कुछ इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का नेम, इंट टाइप का एज, स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस। अब हम आगे हम क्या कर रहे हैं कि हियर वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर। अब इस क्लास में हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम बस चेक करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कि क्या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है, और हो रहा है तो क्या इन नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक डिस्प्ले नाम का नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट किया, उस मेथड में हमने इन्हीं वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया। ओके, उसके बाद हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया, और मेन मेथड में इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। क्यों, क्योंकि नॉन स्टैटिक ही बनाएंगे तभी तो ऑब्जेक्ट की सहायता से कॉल कर पाएंगे। तो जब हमने कॉल किया, अब इसको रन करते हैं डिस्प्ले को, मेथड को। तो हम रन करेंगे तो कर दिया रन, ये रहा हमारा कंसोल। कंसोल पे हमारा रिजल्ट क्या आया, नल। स्ट्रिंग केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, एज में इंट है तो इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, एड्रेस है, एड्रेस स्ट्रिंग टाइप का है तो इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल होगी। तो यानी ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जब हम किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं, तो जब उसका क्रिएट नहीं करते तो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होने के बाद वो उसमें उस क्लास में आने वाली नॉन स्टैटिक वेरिएबल अगर कोई है और जिनको डिक्लेयर किया गया है, केवल इनिशियलाइज नहीं किया गया है, तो ये उनकी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर ये तीनों वेरिएबल ना होते तो, नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ये तब के लिए है अगर कोई वेरिएबल है तो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और उनको कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तब आप चाहो अगर प्रिंट कराओगे इस तरह से तो नॉल वैल्यू जाती है। यानी हम केवल कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करके यह देखा, हमने चेक किया कि कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होती है, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर का जो काम है वो काम करता है अपना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है और उसका नॉन पैरामीटराइज से डिफरेंस क्या है, और यह एक्चुअल में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो ठीक है गाइस, अब वीडियो लंबी हो रही है, आधा घंटा से ऊपर हो रहा है, तो वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हम टाइप को अगली वीडियो में देखेंगे। यानी जो भी दूसरे टाइप हमारे बच रहे हैं वो हम आगे की वीडियो में यानी नेक्स्ट थर्ड वीडियो में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में अब जो दोनों टाइप बच रहे हैं, नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज, उनको भी आगे की वीडियो में देखेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कंस्ट्रक्टर के सेकंड टाइप को लेकर के।